नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विकास टेकरे, बीए फाइनल ईयर से। आज हम अर्थशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्याय है अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 2 का अध्याय 19वां, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वालिटी, वुमन एम्पावरमेंट। ये वही अध्याय है जहाँ से इकाई 4 का आरंभ होता है। दोस्तों, लैंगिक समानता हो या फिर महिला सशक्तिकरण की बात हो, ये दोनों ही मुद्दे चाहे बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारे सामाजिक परिदृश्य की बात हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण मायने रखते हैं और इनसे जुड़े प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों, आज हम आपको लैंगिक समानता से जुड़े दो उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी ज़्यादातर बार पूछने की संभावना होती है। लैंगिक समानता जब बात आती है तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चर्चा होनी शुरू होती है कि लैंगिक समानता क्यों होनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि हम इस प्रश्न पर बात करेंगे कि लैंगिक समानता या फिर महिला सशक्तिकरण से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे किस तरह अपनाया जा सकता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे आपके एग्ज़ाम्स हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए ये बहुत मायने रखेगा, इसीलिए इस पर ध्यान लगाएं। अध्याय 19, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वालिटी, वुमन एम्पावरमेंट। लैंगिक समानता। अब यह जानना जरूरी है कि लैंगिक समानता आखिर कहते किसे हैं। लैंगिक समानता यानी कंसेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के स्त्री एवं पुरुषों को समाज में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार हो, चाहे वह कोई सभी क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में अवसरों की समानता हो, चाहे वह शिक्षा की बात हो, संसाधनों के बंटवारे की बात हो, समाज में सहभागिता की बात हो, राजनीति में अवसरों की बात हो। सभी जगह महिला एवं पुरुषों को समान भागीदारी मिलना ही लैंगिक समानता को दर्शाती है। दोस्तों, लैंगिक समानता अगर हम और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि महिला एवं पुरुषों को दोनों को समान अवसर मिलना, दोनों कंधे से कंधे मिलाकर समाज का प्रतिनिधित्व करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें, वह लैंगिक समानता को दर्शाती है। लैंगिक समानता वह नहीं है जहां पुरुष परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं और महिलाएं पर्दे के पीछे बैठी नजर आती हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं लैंगिक समानता एवं विकास, जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लैंगिक समानता या विशेषकर महिला सशक्तिकरण का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, चूँकि किसी भी राष्ट्र या संपूर्ण विश्व में महिलाएं आधी आबादी हैं। दोस्तों, इस विषय पर आप नॉर्मली अपने दिमाग से भी सोचकर लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र में लिखने के लिए आपको कुछ विशेष शब्दों को हथियार बनाना पड़ता है, जैसे कि चूंकि, वास्तविक, सशक्तिकरण, आर्थिक विकास। ऐसे कुछ, जैसे हम इतिहास में देखते हैं कि इतिहास के कुछ शब्द होते हैं, ऐतिहासिक, पुरातत्व, शिलालेख, इस टाइप पे कुछ इतिहास के शब्द होते हैं। उसी तरह हर विषय के अपने कुछ शब्दावली होती है। अगर आप उन्हें जान ले तो अगर आपको कुछ बन भी नहीं रहा है और अगर आप उन शब्दों के साथ मिलाकर मन से भी कोई बात लिखते हैं तो जांचने वाले को ऐसा लगता है कि भाई इसने पढ़कर तो आया था, बस थोड़ा भटक गया। लैंगिक समानता या विशेषकर महिला सशक्तिकरण का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि चाहे कोई देश हो या फिर पूरे विश्व की भी बात करें तो आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए उनका विकास अगर रुक रहा है तो पूरे समाज का विकास रुक रहा है। इस तरह महिला सशक्तिकरण की अनदेखी करना केवल आर्थिक क्षति ही नहीं वरन सामाजिक क्षति भी है। इस विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, समाज को जागृत करने हेतु आवश्यक है कि महिलाओं को जागृत किया जाए। यदि महिला आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है तथा राष्ट्र आगे बढ़ता है। दोस्तों, हम इस
इसके बाद अब आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न है, लैंगिक समानता राष्ट्र के आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूप में सहायक होती है। यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार राष्ट्र के विकास में भागीदारी प्रदान करता है। अगर महिला सशक्तिकरण किस प्रकार लागू किया जाए या इस तरह के किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप इन बिंदुओं को लिख सकते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र का एक पेशेवर विद्यार्थी इन पॉइंटों को बनाकर और उनमें मन से टीपने में होशियार निकलते हैं। देखते हैं, आर्थिक विकास, निर्धनता में कमी, कार्यकुशलता, राष्ट्रीय विकास, समाज का समग्र विकास, भ्रष्टाचार में कमी, घरेलू हिंसा में कमी, अन्य प्रभाव। अब मैं इन पॉइंटों को आपको बड़ी आसानी से याद करवाता हूँ। आप इमेजिन कीजिए एक परिवार का जो बहुत गरीब है। अब जैसे कि हम हमारे देश की बात करते हैं, हमारा देश विकासशील राष्ट्र है। जब किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा या फिर उन्हें लाभ होगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि उनका जो जीने का स्तर है या फिर उनकी जो गरीबी है वो कम होगी और वो बिल्कुल अति गरीबी से गरीबी और फिर लोअर मिडिल, फिर अपर मिडिल में बढ़ते जाएंगे। जब उनके पास पैसे आएंगे तो पैसे खर्च करेंगे और उनकी निर्धनता में कमी आएगी। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे और उनकी निर्धनता में कमी आ जाएगी तो वे अपने काम में पेशेवर बनने की कोशिश करेंगे। पेशेवर से मतलब है जो भी वे काम कर रहे हैं वे उस काम को और अच्छे से करेंगे। जब वे उस काम को पूरी कुशलता के साथ करेंगे तो सिर्फ उनका ही नहीं, उनके परिवार का ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि वे जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा कर भी देंगे। जब राष्ट्रीय विकास होगा, सभी लोग मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे और उनके मन में राष्ट्र की भावना आ जाएगी, तो उन परिस्थितियों में कमी आएगी जहां व्यक्ति भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जब लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जब लोग घोटाले नहीं करेंगे तो समाज का पूरी तरह से विकास होगा। जब लोग जागरूक होंगे, अच्छे बनेंगे, तो वे अपनी महिलाओं को या फिर अपने परिवार में जो महिलाएं हैं उन्हें प्रताड़ना कम करेंगे। और जब महिलाएं घर पर पिटेंगी नहीं या फिर वो सशक्त बनेंगी तो स्वाभाविक है कि वो आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करने में अपना योगदान देंगी और फिर इसके कई सारे प्रभाव सामने आएंगे। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व है, जबकि भारत जो 140 करोड़ की आबादी तक पहुंचने की संभावना रख रहा है, यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण भी नहीं है। 1976 से 33% आरक्षण का बिल 2009 तक अटका और 2009 में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दोस्तों, नेपाल के विषय में जब आप जानकारी लेंगे तो आप देखेंगे कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जहाँ पर जो हमसे अभी विकास में थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन वहाँ पर भ्रष्टाचार में बहुत कमी है क्योंकि वहाँ का ज़्यादातर नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। अब हम इस तरह से पॉइंटों को देखते हैं। अगर आप एक बार ऊपर के पॉइंटों को समझ गए होंगे तो इनका विवरण लिखना उतना कठिन नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ। आर्थिक लाभ या आर्थिक विकास। महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाता है वरन समाज को भी इसका लाभ मिलता है। आज जो महिलाएं घर से निकलकर बाहर काम कर रही हैं वे न केवल पुरुषों के समान आय अर्जित कर रही हैं बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। दोस्तों, एक स्वाभाविक सी बात है कि जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो परिवार की स्थिति जल्दी सुदृढ़ होती है और जब एक परिवार, एक समाज आगे बढ़ता है तो सिर्फ वे ही लोग आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र को भी इससे लाभ होता है। अगला बिंदु है निर्धनता में कमी। जब केवल पुरुष परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं उन दशाओं में वे परिवार की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, परंतु जब महिला एवं पुरुष मिलकर परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं तो परिवार आर्थिक बोझ व ऋण जाल से बच जाता है और आर्थिक परिणाम स्वरूप निर्धनता में कमी आती है। जैसे कि आप में से या हम में से कई मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते होंगे जहां केवल पिता ही काम करते हैं और
महिलाएं हाउसवाइफ या गृहिणी होती हैं। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि पिता पूरी उम्र भर ऋण लेकर, कर्जा लेकर जीवन जीते रहते हैं, लेकिन अगर महिलाएं भी साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे कदम बढ़ाती हैं तो आय दुगनी होती है और निर्धनता में तेजी से कमी आती है। अगला बिंदु देखते हैं, कार्यकुशलता। केवल लिंग के आधार पर राष्ट्र की एक बड़ी कार्यशक्ति को अलग रखने से राष्ट्र का विकास प्रभावित होना स्वाभाविक है, किंतु महिलाओं को कार्यकुशल बनाया जाए तो राष्ट्रीय विकास और तीव्र गति से होगा। अगला बिंदु है राष्ट्रीय विकास। आज महिलाएं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व से राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही हैं। यदि महिलाओं को उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो उनके लिए समाज में समान भागीदारी पाना आसान होगा। अगला बिंदु है भ्रष्टाचार में कमी। लैंगिक समानता भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होती है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं शिक्षित होती है तथा अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति सजग हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार व गलत व्यवहारों पर रोक लगाना संभव होता है। समाज का समग्र विकास। महिला सशक्तिकरण का प्रमुख लाभ होता है कि समाज का समग्र विकास संभव होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में फैली अनेक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सेक्स वर्कर, बाल विवाह, कार्य के स्थान पर गलत व्यवहार, बाल श्रम आदि को रोकने में मदद मिलती है। घरेलू हिंसा में कमी। महिलाओं की साक्षरता व जागरूकता घरेलू हिंसा में कमी की सहायक होती है। घरेलू हिंसा कार्य की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर महिलाओं को घर पे ही प्रताड़ित किया जाएगा तो वे बाहर निकलकर करेंगी क्या? यह महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला और आखिरी बिंदु है अन्य प्रभाव। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र महिलाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक विश्वास से भरी होती हैं। सशक्तिकरण महिलाओं को और अधिक मजबूती से अपना पक्ष रखने व जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, ये जो भी विषय है जो हम पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं, अगर आप इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ दें या फिर आपकी रियल लाइफ से जोड़ दें तो आप इन्हें और आसानी से समझ जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी कोई बहन है और आप उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से उन्हें बनाएंगे? पहला कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, दूसरा कि इस तरह के कई कार्य होंगे, आप उन्हें मजबूती से खड़े होना सिखाएंगे, मतलब अपना पक्ष रखना सिखाएंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना सिखाएंगे। तो इसी तरह आप अन्य महिलाओं के लिए भी देख सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाया जा सकता है। किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हैं तो उसे रटने से अच्छा है कि पहले उसे समझें, फिर उसके बाद रटें और फिर उसे इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें कि वो कहीं ना कहीं आप उसे कभी भूल ना पाए। जैसे कि मैं इन बिंदुओं को बताता हूँ। जैसे किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, जब उनके पास पैसा आएगा तो स्वाभाविक है कि उनकी गरीबी में कमी आएगी। जब उनके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, गरीबी नहीं रहेगी, तो वो पैसे उड़ाना शुरू कर देंगे और कुछ नया सीखेंगे। जैसे हम ITI में जाके करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाके करते हैं। ऐसे व्यक्ति अलग अलग जगह पैसे निवेश करेगा या फिर अलग अलग काम सीखेगा। जब वो कुशल होगा तो देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा, सबके पास पैसे होंगे, तो वही चोरी चपारी भ्रष्टाचार कोई करेगा ही नहीं। जब कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो देश का सबका विकास होगा, पैसा सभी के पास आएगा और जो गरीबी और अमीरी की असमानता है वो कम होने लगेगी। जब सभी के पास पैसे रहेंगे दारू पीने के लिए, सभी के पास पैसे रहेंगे और सभी जागरूक रहेंगे तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी, महिलाएं भी खुश रहेंगी और जब वे खुश रहेंगी तो वे परिवार का नेतृत्व करेंगी और इससे कई सारे प्रभाव सामने देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब आगे इस अध्याय के विषय में हम और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि असमानता सूचकांक GII, लैंगिक विकास सूचकांक GDI। ये दो सूचकांक है जिन्हें UN जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जारी करता है और ये बहुत प्रमुख है। लैंगिक समानता की माप सूचकांक है GII, जिसे संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। वहीं GDI का तत्व है स्वास्थ्य, शिक्षण, अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय है। वहीं महिला सशक्तिकरण की माप का उपाय है GEM, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर।
लिंग सशक्तिकरण का उपाय है GEM, लैंगिक विकास सूचकांक GDI। जो मैं ये बता रहा हूँ ये सूचकांक है, उनके फुल फॉर्म भी हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया। लैंगिक समानता के उपाय यानी वही है, महिला सशक्तिकरण के उपाय बताइए। तो प्रजनन के संबंध में महिलाओं के अधिकार, लैंगिक हिंसा पर रोक, महिलाओं को भूमि का अधिकार, इस तरह के बिंदु हैं। अब हम एक बार बुक की और भी देख लेते हैं। ये बुक है और ये इसके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और इधर भी है, जैसे हमने बात की थी लैंगिक विकास सूचकांक, इसे UN जारी करता है। और आप इधर और देख सकते हैं। और बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की। हमने जो प्रश्न की बात की थी तो वह था कि जो लैंगिक समानता है या फिर महिला सशक्तिकरण है, किस प्रकार समाज के या देश के विकास में सहायक है। अब हम देखते हैं कि लैंगिक समानता किस तरह लाई जाए, किस तरह उपाय किए जाए। तो इसके उपाय सिंपल है, आप आसानी से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस ये देखना है कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और आपको महिलाओं को ऊंचा उठाना है तो आप क्या क्या करेंगे। आप ये देखेंगे कि महिलाओं की शिक्षा बहुत गिरी हुई है तो आप शिक्षा के प्रयास करेंगे। दूसरा, महिलाओं को राजनीतिक अवसर देंगे, मतलब उन्हें पॉलिटिक्स में आने का मौका देंगे। दूसरा, जो तकनीकी विकास है उनका, मतलब जो तकनीकी रूप से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उन्हें तकनीक में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो आप उन्हें तकनीक में आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, समाज में सहभागिता देंगे आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्तरदायित्व एवं सहभागिता। आप इसे आसान करके लिख सकते हैं कि समाज में समान सहभागिता। दूसरा, एक सिंपल सा है जो हर परिवार की चर्चा होती है कि भूमि अधिकार, बंटवारे का अधिकार। जैसे कि कभी भी बंटवारे में समस्या सबसे ज़्यादा आती है कि बेटों और बेटियों में बराबर बंटवारा नहीं होता, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह उतना कठिन नहीं है। तो ये खत्म होता है अध्याय 19। और इसी के साथ में वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि रस्किन कहते हैं, पत्नी द्वारा युद्ध पर जाते हुए योद्धा को कवच पहनाना गुजरे जमाने का कोई महज अजीब चलन नहीं था। यह बात शाश्वत सत्यों में से एक है कि स्त्री के स्पर्श के बिना आत्मदृढ़ता का कवच हृदय को मजबूत नहीं बना सकता और केवल स्त्री की प्रेरणा के अभाव में योद्धाओं का पराक्रम धूल में मिल जाता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुद पर विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं। चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, आप विजय होंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, महिलाओं के लिए नोरा एफरोन कहती हैं कि सबसे बड़ी बात, आप अपने आसपास की महिलाओं से ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात अपने जीवन की नायिका बनिए, पीड़िता और शिकार नहीं। जय हिंद।